नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने गुरु, अपने मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने काफी ब्यूटीफुल एफोरिज्म 206 पढ़ा, जिसमें हनीमान सर ने बोला कि हमें कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को। उसी जर्नी के आगे बढ़ते हुए एफोरिज्म नंबर 207, when the above information has been gained, it still remains for the homeopathic physician to ascertain what kinds of allopathic treatment had up to that date been adopted for the chronic disease. आगे हमने जो 206 और उसकी फुटनोट में हमने देखा कि हमें कैसे पेशेंट और उसके रिलेटिव से हमें अपने आप को डिसीव होने से बचाना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमें और इंफॉर्मेशन क्या लेनी है एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन। हम क्या बाकी रह जाता है, तो वो है कि कौन कौन सी एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब जिस डेट पे हमारे पास आया है पेशेंट, उस डेट तक कौन कौन सी एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्रॉनिक डिजीज के लिए दी गई है। व्हाट perturbing medicines had been chiefly and most frequently employed। ऐसी कौन सी दवाई है जो हेल्थ को और बिगाड़ रही है और उसको बार बार दी गई है। Also, what mineral baths had been used and what effects these had produced। कौन से मिनरल बाथ्स दिए गए हैं, यूज किए गए हैं। यानी कि पहले के जमाने की बात थी तब मिनरल बाथ था, लेकिन अब टॉपिकल एप्लीकेशन आ गए हैं। तो हमें ये समझना है कि कौन से टॉपिकल एप्लीकेशन दी गई है और इन सब की क्या क्या बैड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हुई है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन सम मेजर द डिजनरेशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। ताकि हम ये समझ सके कि पेशेंट की जो ओरिजिनल डिजीज थी वहां से प्रोग्रेस होके कितना डिजनरेशन हुआ है, कितना डिजीज प्रोग्रेस हुआ है, वो हम समझ सके। And where possible to correct in part these pernicious artificial operations or to enable him to avoid the employment of medicines that have already been improperly used। और जब तक जितना हो सके हमें इस परनीशियस आर्टिफिशियल ऑपरेशन को करेक्ट करना है कुछ हद तक, और हो सके तो हम ये जो भी मेडिसिन एम्प्लॉयड की गई है उसको अवॉइड करने में सक्षम हो जाए, जो कि इम्प्रॉपरली उसको यूज किया गया है। तो ये हमें करना है। जब जो भी इंफॉर्मेशन हम ले ले उसके बाद हमें दवाइयों की इंफॉर्मेशन लेनी है, और जब तक जहां तक हो सके जितना हो सके हमें कुछ ना कुछ दवाइयों को बंद करवाना है। एफोरिज्म नंबर 208, उसी पार्ट को आगे बढ़ रहे हैं हम। The age of the patient, his mode of living and diet, his occupation, his domestic position, his social relation, and so forth must next be taken into consideration। ये सब इंफॉर्मेशन ली गई, चिप कंप्लेंट ली, एलोपैथिक दवाइयों के बारे में लिया, और फिर बाद में हमें पेशेंट की एज, उसकी मोड ऑफ लिविंग, डाइट, उसकी ऑक्यूपेशन, उसके डोमेस्टिक पोजीशन, रिलेशंस, उसके सोशल रिलेशंस एंड सो फोर्थ, सेक्सुअल फंक्शन, ये सब के बारे में हमें कंसिडरेशन करना ही है। मस्ट नेक्स्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन in order to ascertain whether these things have tended to increase his malady, or in how far they may favor or hinder the treatment। हमें ये सब क्यों लेना है, क्यों लेना ही है, ताकि हम इसमें से जान सके कि कौन सी चीज मेलेडी को बढ़ा रही है, या हमारी जो ट्रीटमेंट है उसमें कौन सी ऐसी चीज है इसमें से जो उसको फेवर करेगी या हमारी ट्रीटमेंट को रोकेगी। ताकि अगर ये सब पता चले तो हम इन मेंटेनिंग कोर्स को मेंटेन कर सके।
In like manner, the state of his disposition and mind must be attended to. इसी तरीके से पेशेंट की डिस्पोजिशन और उसके माइंड को भी हमें ध्यान देना ही है, टू लर्न वेदर दैट प्रेजेंट any obstacles to the treatment or requires to be directed, encouraged or modified. और और हमें ये सीखना है, लर्न करना है कि ट्रीटमेंट में कौन से ऑब्स्टेकल्स है, जैसे हमने बात की कि मेंटेनिंग गोल्स के बारे में, तो वो अगर हो तो उसको हमें रिमूव करना है, उसको एनकरेज करना है, मॉडिफाइड करके जहां जरूर हो वहां पर हमें ये सब करना है, तब जाके हम जो ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज है उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। आफ्टर दिस इज डन, एफोरिज्म 209, आफ्टर दिस इज डन, ये हो जाने के बाद physician should endeavor in repeated conversations with the patient to trace the true picture of his disease as completely as possible. हमें ये सब करने के बाद पेशेंट के साथ रिपीटेड कन्वर्जेशन करना होगा और प्रयास करना होगा पेशेंट की इंफॉर्मेशन निकालने का, ताकि हम डिजीज के पिक्चर को जितना हो सके उतना कंप्लीट हम बना सके, ट्रेस आउट कर सके अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन अबव। जैसा हनुमान सर ने आगे एफोरिज्म नंबर 83 टू 104 में जो जिस तरीके से डायरेक्शन दी गई है उस तरीके से इंफॉर्मेशन को निकालना है, इन ऑर्डर टू बी एबल टू एल्यूसिडेट द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जिससे हम पेशेंट के सबसे स्ट्राइकिंग और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को हम निकाल सके, in accordance with which he selects the first antipsychotic or other remedy having the greatest symptomatic resemblance। क्यों ये सब करना है? ताकि हम जो पहली दवाई चॉइस करें, पहली एंटीसोरिक चॉइस करें या कोई दूसरी दवाई भी चॉइस करें, तो वो सबसे ज्यादा सिम्टोमेटिकली सिमिलिमम हो। अगर पहली ही दवाई हमने सही चॉइस कर ली तो फिर हमारा बाकी का काम 10% रहता है, फॉलोअप को जज करना, फॉर कॉमेंसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड सो फोर्थ, ताकि हम ट्रीटमेंट को एक अच्छे तरीके से उसको चालू कर सके, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़े, वो हमें टाइम दे, जितना टाइम पेशेंट को क्योर होने में लगने वाला है वो टाइम हमें दे सके। और वो कैसे होता है? वो पहली सच्ची दवाई से होता है। पहला प्रिस्क्रिप्शन करने से पहले हमें काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है, वो मेहनत हमें करनी ही है। आगे जाके उसके बारे में भी एक एफोरिज्म, एक फुटनोट आने वाली है जिसमें हनुमान सर ने बोला है कि ये काफी केस टेकिंग इज अ वेरी लेबरियस थिंग। या आई थिंक हमने वो पार कर लिया है। तो हमें पेशेंट की जो सिम्टम है उसको, पेशेंट का जो डिजीज है उसको कंप्लीटली ट्रेस आउट करने के लिए हमें ये सब करना होगा वन बाय वन। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था एडीएचडी का, उसमें हमने काफी कन्वर्जेशन की पेशेंट के पेरेंट्स के साथ, तब जाके हमें पता चला कि भाई ये पेशेंट एडीएचडी में क्यों गया। कोई भी पेशेंट एडीएचडी का है तो आपको दो चीजें ट्रेस आउट करनी है। सबसे पहला सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड दूसरा फीलिंग स्टक कॉन्फ्लिक्ट, मोटर कॉन्फ्लिक्ट। ये दो कॉन्फ्लिक्ट से एडीएचडी क्रिएशन होती है डिफेंस में। क्यों? क्योंकि एक तो वो किसी से सेपरेट नहीं होना चाहता था और हो गया, या किसी से सेपरेट होना चाहता है और नहीं हो पाता है। ये दोनों सिचुएशन में पेशेंट की मदर के साथ क्या हुआ कि उनकी बात किसी ने सुनी नहीं और दूसरा जैसे कहते थे वैसा ही करना पड़ता था। और दूसरी बात थी फीलिंग स्टक। तो ये सिचुएशन में वो फीलिंग स्टक भी हो गई कि जैसा ससुराल वाले कहते हैं, इन लॉज कहते हैं वैसा ही करना है, मैं जो करूं वो सब गलत हो जाता है, उसके बारे में लोग बोलते हैं और सबके बीच में बोलते हैं।
तो उसकी वजह से उसका मर्डर भी होता था। उसका मर्डर अलग अलग तरीकों से हुआ कि उसकी जो सोच थी उसका मर्डर हुआ। जैसे वो खाना अपने तरीके से बनाना चाहती थी तो उसको चेंज कर दिया। और इन लोग किस तरीके से रसोई चाहते हैं कि इस तरीके से रसोई बनाई जाए, उस तरीके से अब वो लेडी रसोई बनाने लगी। पहले वो शांत थी, तो अब वो उसके इन लॉज के जैसे गुस्सा वाली हो गई। यानी कि उसका मर्डर होता गया अपनी आइडेंटिटी का, और उसके साथ साथ उसकी अ, जो मान सम्मान है उसका भी मर्डर होता गया। और वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो पजेस्ड थी अपने इन लॉज से। तो जब भी आप पेशेंट के साथ रिपीटेड कन्वर्जेशन करते रहो तो ऐसा क्यों है, क्या दुख है, क्यों आप ऐसा सोचते हैं, होम्योपैथ के पास वाई कम नहीं होना चाहिए, वाई हमें हर बार पूछना है। कि उन्होंने पेशेंट ने, मदर ने बोला कि मेरे नड़न की, उसकी जो नड़न है उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, 28 ईयर की हो गई। तो उसको चिंता रहती थी कि भाई ये, इसकी शादी अच्छी जगह पे हो जाए तो अच्छा है। तो वहां पर मैंने मैंने ये क्वेश्चन किया कि भाई आपको क्यों ऐसी चिंता है, क्यों ये टेंशन रहता है। तो बातें धीरे धीरे खुलने लगी। फिर वो बातें निकली कि पहले ऐसा था वैसा था। फिर हम वहां तक पहुंचे जहां उसकी सेंसिटिविटी थी। तो ऐसे केस निकलते हैं। तो आप जब भी कोई भी केस टेकिंग चालू करो, तो जैसे हनुमान सर ने बोला उस तरीके से आपको डिसीव नहीं होने देना है अपने आप को, और पेशेंट को ट्रीट करना है, और धीरे धीरे वन बाय वन इंफॉर्मेशन लेती जानी। तो आज के सेशन को हम यहाँ तक स्थगित करते हैं। कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।